नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास एक हसीना का कत्ल के पहले अंश का 7वां अध्याय। लिथगो। वे पर्यटकों में शामिल हो गए और डार्लिंग तट तक जाने के लिए रेल के एक तरफा ट्रैक को लिया। तट पर उतर गए और उनको बाहर एक मेज मिल गई जिससे घाट का नज़ारा दिखाई दे रहा था। एक जोड़ा लंबे पांव ऊंची हील वाली जूतियों में गुजरा। एंड्रू ने अपनी आंखें घुमाईं और बड़े अजीब तरीके से सीटी बजाई। रेस्तरां में बैठे कुछ लोगों ने उसकी तरफ चिढ़कर देखा। हैरी ने अपनी गर्दन हिलाई। आपका दोस्त ऑटो कैसा है? हाँ, वह पूरी तरह से टूट गया है। उसे एक महिला के लिए छोड़ दिया गया है। अगर उनके प्रेमी दोनों तरह के सेक्स करने वाले होते हैं तो हमेशा किसी औरत के साथ चले जाते हैं, लेकिन वह इस बार भी इससे उबर जाएगा। हैरी को तब हैरानी हुई जब उसे बारिश की कुछ बूंदें महसूस हुईं और निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम से भारी बादल उसकी तरफ आ गए थे और उसको इस बात का ध्यान ही नहीं हुआ। तुमने इस जगह को किस तरह पहचाना जबकि फोटो में सामने एक घर ही था? अनजान सी जगह। क्या मैं इस बात को बताना भूल गया कि मैं एक पुराना हिप्पी हूं? एंड्रू ने दांत निपोड़ते हुए कहा। इसका दावा था कि जिसको भी समुद्री उत्सव की याद थी वह वहां नहीं था। हाँ, मुझे कम से कम सामने वाले घर की याद है। ऐसा लगता था जैसे ये कानून से ऊपर रहने वाला शहर हो, जहां पश्चिमी आबादी हो, पीले और बैंगनी रंग में रंगा हुआ, जो कुछ मादक पदार्थों को लेने का नतीजा था, जब तक कि मैंने इंगर के कमरे में तस्वीर नहीं देख ली। लंच से आने के बाद वॉटकिंस ने कमरे में एक और बैठक बुलाई। यंगसू ने अपने कंप्यूटर पर कुछ मज़ेदार मामले दिखाए। मैंने न्यू साउथ वेल्स में पिछले 10 सालों में घटित हुए सभी ऐसे हत्याकांडों के बारे में देखा है जिनको सुलझाया नहीं जा सका, और मैंने पाया कि 4 और ऐसे मामले हैं जिनकी समानता इस मामले से है। लाश ऐसी जगहों पर मिली जो आबादी से हटकर थी, 2 बार ऐसी जगहों पर जहां कचरा इकट्ठा किया जाता था, एक जंगल के पास की सड़क पर और एक डार्लिंग नदी पर जहां लाश तैरती हुई मिली थी। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, कहीं और मार दिया गया था और फिर उनको वहां फेंक दिया गया था। और जो बात महत्वपूर्ण है वह ये है कि उनमें से सभी का गला घोंट दिया गया था और उन सभी के गलों पर उंगलियों से कटने के निशान थे। यंगसू ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉटकिंस ने अपना गला साफ किया। अब यहाँ हम विचार करते हैं। आखिरकार बलात्कार के बाद गला दबाकर मार देना कोई ऐसा अपराध नहीं है जो अस्वाभाविक हो। भौगोलिक स्थिति क्या है यंगसू? डार्लिंग बहुत दूर है, सिडनी से करीब 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर। सर, माफ़ी चाहूँगा, मुझे इसमें किसी तरह का भौगोलिक आधार समझ में नहीं आया। वह सच में अफसोस से भरा हुआ लग रहा था। अब 10 साल के दरमियान 4 महिलाओं की लाशें पूरे राज्य में मिली हों तो इससे बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और बात है सर, वे सभी महिलाएं गोरी थीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि उनके बाल सुनहरे थे, बल्कि भूरे थे, लगभग सफ़ेद। लेबी ने खामोशी की सीटी बजाई। मेज पर शांति छा गई। वॉटकिंस अभी भी उलझन में लग रहा था। क्या तुम इसके आधार पर अपने नतीजे निकाल सकते हो यंग? इसके सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर, ताकि हम निकलने से पहले इस बात को समझ लें कि जो मुश्किलें हैं वे किस हद तक हैं। सुरक्षा के लिहाज से शायद तुमको पहले सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जांच करनी चाहिए और इसमें बलात्कार के उन मामलों को भी जोड़ दो जो सुलझ नहीं पाए। हो सकता है कि हमें उसमें कुछ मिल जाए। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। यंग फिर मुस्कुराया। अच्छा, केंजिंगटन और होली, तुम दोनों उस जगह के लिए निकल क्यों नहीं जाते? हम वहां कल सुबह जा रहे हैं सर, एंड्रू ने कहा। लिथगो में हाल में बलात्कार की एक घटना हुई है। मैं पहले उसके बारे में जांच करना चाहता हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बीच कोई संबंध जरूर है। हम अभी वहां जा रहे हैं। वॉटकिंस की भौहें चढ़ गईं। लिथगो, हम यहाँ एक टीम की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं केंसिंगटन, जिसका मतलब है कि हम चर्चा करें, तालमेल बिठाएं और हम अपने आप में न घूमें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमने लिथगो में हुए बलात्कार के किसी मामले के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की है। मुझे ऐसा लग रहा है सर। वॉटकिंस ने उबासी ली। अच्छा, मैकॉर्मिक को ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई छठी इंद्रिय भी है। हम काले लोगों को आप गोरे लोगों के मुकाबले आध्यात्मिक दुनिया से अधिक करीबी संपर्क होता है, आपको पता है सर। हमारे विभाग में हम इस तरह की बातों के आधार पर पुलिस का काम नहीं करते केंसिंगटन। मजाक कर रहा हूं सर, मुझे इस मामले में कुछ और अधिक पता है। वॉटकिंस ने अपनी गर्दन हिलाई। सुबह जहाज में समय से आ जाना, ठीक है? सिडनी से उन्होंने खुला मार्ग लिया। लिथगो एक औद्योगिक शहर है जहां 10 से 12,000 लोग रहते हैं, लेकिन हैरी को वह मध्यम आबादी वाला गांव लगा। पुलिस स्टेशन के पास नीली रोशनी चमक रही थी। वहां के प्रधान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह मोटा, थुलथुल और खुश मिजाज प्रकृति का था और उसका नाम लार्सन था, नॉर्वे का दूर का रिश्तेदार। क्या तुम किसी नॉर्वेजियन लार्सन को यहाँ जानते हो? उसने पूछा। हाँ, कई को जानता हूँ, हैरी ने जवाब दिया। हाँ, मैंने सुना था, मेरे दादा दादी कहते थे कि हमारे परिवार के बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे। हाँ, जरूर रहते होंगे। लार्सन को बलात्कार के उस मामले के बारे में याद था। कोई मुश्किल नहीं हुई। सौभाग्य से इस तरह की घटनाएं यहाँ लिथगो में अक्सर होती नहीं हैं। नवंबर की शुरुआत में ऐसा हुआ था। जब वह फैक्ट्री से काम करके घर लौट रही थी तो उसे पीछे की सड़क से उठा लिया गया, खींचकर कार में डाला और ले गए। उन्होंने उसे एक बड़ा सा चाकू दिखाकर धमकाया भी। फिर वे उसे नीले पहाड़ों वाली सड़क पर लेकर गए। वहां उन्होंने कार की पिछली सीट पर उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कारी का हाथ उसके गले के इर्द गिर्द था और तब उसने गले को दबा दिया जब पीछे से किसी कार की आवाज आई। उस कार का ड्राइवर अपने लकड़ी के केबिन की तरफ जा रहा था और उसने सोचा कि उस सुनसान सड़क पर संभोगरत एक जोड़े को हैरान कर दिया था। जब वह बलात्कारी आगे की सीट पर पहुंचा तो जिसका बलात्कार हुआ था वह महिला किसी तरह पिछले दरवाजे से निकलकर भागी और पिछली कार की तरफ दौड़ी। बलात्कारी समझ गया था कि खेल खत्म। उसने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी को रफ्तार दे दी। क्या दोनों में से किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर था? नहीं, अंधेरा था और सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। क्या वह महिला उस आदमी को ठीक से देख पाई थी? क्या आपको कुछ हुलिया याद है? जरूर, कुछ हद तक। जैसा कि मैंने कहा कि अंधेरा था। हमारे पास एक फोटो है। क्या आपके पास उस महिला का पता है? लार्सन दराज तक गया और वहां चीजों को देखने लगा। वह तेजी से सांसें ले रहा था। वैसे ये बताइए, हैरी ने कहा, क्या आपको इस बात का पता है कि उसके बाल सुनहरे थे? सुनहरे? हाँ, सुनहरे थे। लार्सन के गालों की झुर्रियां तेजी से हिल रही थीं और वह और भी तेजी से सांसें ले रहा था। हैरी की समझ में आया कि वह हंस रहा था। मुझे ऐसा लगता नहीं है मित्र, वह तो आदिवासी है। हैरी ने एंड्रू के चेहरे की तरफ देखा। एंड्रू ने ऊपर छत की तरफ देखा। क्या वह काली है? उसने कहा। हाँ, कोयले की तरह, लार्सन का जवाब था। उस आदिवासी जाति का नाम कूरी है? जब वे पुलिस स्टेशन से जा रहे थे तो हैरी ने पूछा। अच्छा, लगता तो नहीं है। ये एक लंबी कहानी है। जब ऑस्ट्रेलिया में गोरे लोग आए थे उस समय 7,50,000 आदिवासी अलग अलग जनजातियों में थे। ऑस्ट्रेलियाई कई जनजातियों में बंटे थे। वे 250 से अधिक भाषाएं बोलते थे। कुछ तो उनमें से इतनी अलग थीं जैसे कि अंग्रेजी और चीनी भाषा के बीच। कई जनजातियां अब बहुत कम हो गई हैं। जब पारंपरिक आदिवासी ढांचा टूटा तो लोग अधिक सामान्य शब्द बोलने लगे। यहाँ दक्षिण पूर्व में जो आदिवासी जनजाति रहती है
उसका नाम कूरी है। लेकिन सबसे पहले आपने ये क्यों नहीं देखा कि वह सुनहरे बालों वाली थी या नहीं? गलती हो गई, मुझसे पढ़ने में गलती हो गई होगी। नॉर्वे में क्या कंप्यूटर झिलमिल नहीं करता? उफ एंड्रू, इस तरह की बातों में बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हाँ है, हमारे पास किसी ऐसी चीज के लिए भी समय है जिससे हमारा मूड बढ़िया हो जाए। एंड्रू ने अचानक दाईं तरफ मुड़ते हुए कहा। कहाँ जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के कृषि शो में। असली चीज। कृषि शो? एंड्रू, मुझे किसी लड़की के साथ डिनर पर जाना है। ओह, मिस स्वीडन के साथ शायद। कोई नहीं, ये तो थोड़ी देर में हो जाएगा। वैसे मैं तुमको बता दूं, इस कानूनी सेवा के सदस्य होने के नाते तुम इस बात को तो जानते होगे कि एक संभावित गवाह के साथ निजी रिश्ते रखने के क्या परिणाम हो सकते थे। ये डिनर इस जांच का ही हिस्सा है। इसमें खास खास सवाल पूछे जाएंगे। जाहिर है। अध्याय 8। एक मुक्केबाज। बाजार बहुत खुली सी जगह पर था, जहां आसपास में कुछ फैक्ट्रियां थीं और कुछ गैराज और कुछ नहीं। ट्रैक्टर रेस का अंतिम मुकाबला अभी पूरा ही हुआ था और उसका धुआं मैदान के ऊपर भरा हुआ था, जो उस विशाल टेंट के सामने दिखाई दे रहा था। बाजार में तरह तरह की गतिविधियां चल रही थीं। दुकानों में आवाज लगाई जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि हर आदमी के हाथ में बियर का गिलास और चेहरे पर मुस्कान थी। पार्टी और व्यापार का अद्भुत मिलन है, एंड्रू ने कहा। ये सोचना भी मत कि ऐसा कुछ वहां नॉर्वे में होगा। हाँ, हमारे यहाँ भी बाजार होते हैं। उनको मार्केदार कहा जाता है। मार? एंड्रू ने कहा। कोई बात नहीं। शामियाने के पास कुछ बड़े बड़े पोस्टर थे जिनके ऊपर लिखा था जिम शिवर्स की मुक्केबाजी टीम, लाल अक्षरों में। नीचे उन 10 बॉक्सर्स की तस्वीर थी जो जाहिर है उस टीम का हिस्सा रहे होंगे। नाम, उम्र, जन्म स्थान और सबके वजन के बारे में भी सूचना दी गई थी। नीचे लिखा था, चैलेंज, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अंदर नौजवान लाइन लगाकर एक कागज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। क्या चल रहा है? हैरी ने पूछा। ये इस इलाके के कुछ नौजवान हैं जो जिमी के मुक्केबाजों को हराने के लिए कोशिश करने वाले हैं। अगर वे चाहें तो इसके लिए कई तरह के पुरस्कार हैं, उससे भी बढ़कर स्थानीय स्तर पर प्रसिद्धि भी। अब वे इस तरह एक कागज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और अगर इस मुकाबले के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, एंड्रू ने समझाया। अच्छा, क्या ये कानूनी है? वेल, एंड्रू ने झिझकते हुए कहा, 1971 में इसके ऊपर प्रतिबंध था, इसलिए उन्होंने इसका तरीका थोड़ा सा बदल दिया। मूल जिम शिवर्स ने एक मुक्केबाजी टीम का नेतृत्व किया जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे देश के मेलों में भ्रमण किया। जिमी की टीम के कई मुक्केबाज तो मुक्केबाजी के विजेता भी बने। उसमें अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे, चीनी, इटालियन, ग्रीक और आदिवासी। उन दिनों जो स्वयंसेवी होते थे वे जिस मुक्केबाज से लड़ना चाहें उसका चयन कर सकते थे। इसलिए उदाहरण के लिए अगर आप दूसरे धर्म के हो तो आप यहूदी का चुनाव करेंगे, तब भी जबकि यहूदी से हार जाने की संभावना काफी अधिक रहती थी। हैरी हंसने लगा। क्या ये नस्लीयता को बढ़ाने वाला नहीं है? हो सकता है नहीं। ऑस्ट्रेलियाई लोग अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ रहने के आदी रहे हैं, लेकिन हमेशा से कुछ तनाव भी रहा है और इसलिए बेहतर यही था कि मुक्केबाजी के मुकाबले में लड़ा जाए बजाय सड़कों पर लड़ने के। जिम्मी की टीम का कोई आदिवासी जो अच्छा करता था वह हो सकता था कि अपने इलाके में नायक बन जाए। वह तमाम तरह के अपमानों के बावजूद एक तरह की एकता कायम कर देता था। मुझे नहीं लगता है कि इसने नस्लों के बीच की दूरी को बढ़ाया है। अगर गोरे लड़कों को काले लड़कों की छाया दी गई तो उसकी वजह से नफरत से अधिक प्यार फैला। इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई लोग अधिक खिलंदड़ हैं।
तुम तो पूरी तरह से तैयार गरीब गोरों की तरह बातें कर रहे हो। एंड्रू हंसने लगा। मैं एक असभ्य ऑस्ट्रेलियाई हूं, दूर दराज का एक असभ्य नागरिक। तुम नहीं हो। एंड्रू और जोर से हंसने लगा। पहला मुकाबला शुरू हुआ। एक छोटे कद का लाल बालों वाला आदमी अपने दस्तानों, अपने समर्थकों के साथ चिवर्स टीम के एक और छोटे कद के आदमी के मुकाबले खड़ा था। मिक के खिलाफ मिक, एंड्रू ने जानने समझाने वाले भाव के साथ कहा। तुम्हारी छठी इंद्रिय? हैरी ने पूछा। मेरी 2 आंखें, लाल बाल, पूरी तरह से आयरिश, मजबूत है। ये मुकाबला जोरदार होने वाला है। आगे बढ़ो जॉनी, आगे बढ़ो, उसका गैंग चिल्लाया। खेल खत्म होने से पहले उन्होंने 2 बार और हल्ला मचाया। तब तक जॉनी की नाक पर 3 बार जोर का मुक्का पड़ चुका था और वह और आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आयरिश अब वैसे नहीं रहे जैसे वे होते थे, एंड्रू ने आह भरी। स्पीकर से आवाज गूंज उठी और उद्घोषक ने चिवर्स की टीम के रॉबिन और स्थानीय बॉबी का परिचय करवाया। वह मुकाबले में रस्सी को फांदकर जोर से दहाड़ता हुआ आया। उसने अपनी टी-शर्ट उतार दी और अपनी भरी हुई रोएदार छाती दिखाई और बाहों की मछलियां भी। सफेद कपड़ों में एक महिला रिंग के पास ही जोर जोर से कूद रही थी। बॉबी ने उसकी तरफ हवा में चुंबन उछाल दिया और उसके 2 सलाहकार उसके दस्ताने ठीक करने लगे। शामियाने के अंदर तब शोर उठा जब रॉबिन रिंग में आया। वह अस्वाभाविक रूप से काला लेकिन सुंदर पुरुष था। मरी? हैरी ने पूछा। क्वींसलैंड का आदिवासी है। जॉनी के दल में जान आ गई जब उन्होंने ये पाया कि वे अपने शोर शराबे में बॉबी का इस्तेमाल भी कर सकते थे। जब दोनों मुक्केबाज आमने सामने आए, सब शांत हो गए। जो गोरा आदमी था वह अपने अश्वेत विरोधी से कम 1 हाथ बड़ा था, लेकिन अप्रशिक्षित आंखों में भी ये दिखाई दे रहा था कि वह मरी के सहज आदमी के सामने जम नहीं रहा था। बॉबी आगे बढ़ा और उसने रॉबिन तुवुम्बा के ऊपर मुक्कों की बौछार कर दी। वह उससे बचने के लिए पीछे हट गया। वहां मौजूद लोग शोर मचा रहे थे और सफेद कपड़ों वाली औरत जोश दिला रही थी। बॉबी ने हवा में 1-2 मुक्के चलाए और उसके बाद तुवुम्बा ने ध्यान से उसके चेहरे पर दाईं तरफ भरपूर मुक्का जमा दिया। बॉबी पीछे हटने लगा और ऐसा लग रहा था कि उसके लिए वह काफी था। मुझे उसके ऊपर 200 लगाने चाहिए थे, एंड्रू ने कहा। तुवुम्बा ने बॉबी को चारों तरफ से घूमकर देखा, 2-1 मुक्के चलाए और जब बॉबी ने अपने लकड़ी जैसे हाथ को घुमाया तो उसी सहजता के साथ वापस लौट आया। बॉबी हताशा में चीख चिल्ला रहा था, जबकि तुवुम्बा ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वहीं था जब वह एक पल पहले था। भीड़ चिल्ला रही थी, सीटियां बजा रही थी। तुवुम्बा ने एक हाथ अभिवादन के अंदाज में उठाया और फिर उसने उसे बॉबी के पेट में घुसा दिया। वह झुक गया और रिंग की रस्सी से लगकर खड़ा हो गया। तुवुम्बा कुछ कदम पीछे हटा। वह परेशान दिख रहा था। खत्म कर दो इसे काले हरामी, एंड्रू चीखा। तुवुम्बा हैरानी से घूमा। मुस्कुराते हुए उसने हाथ हिलाया। वहां दांत दिखाते हुए मत खड़े रहो, अपना काम करो, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है। तुवुम्बा पीछे मुड़ा, सब कुछ खत्म कर देने के इरादे से, लेकिन जब वह बॉबी को आखिरी मुक्का मारने ही वाला था कि घंटा बज उठा। दोनों मुक्केबाज अपने अपने कोनों में आ गए और उद्घोषक ने माइक थाम लिया। सफेद कपड़ों वाली महिला पहले ही बॉबी की तरफ आ गई थी और उसके कान में कुछ कह रही थी कि उसके एक सहायक ने उसे बियर दी। एंड्रू चिढ़ा हुआ था। रॉबिन गोरे को घायल नहीं करना चाहता, लेकिन उसे इस बात का सम्मान करना चाहिए कि मैंने उसके ऊपर पैसा लगाया है। वह बेकार का आदमी है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं रॉबिन तुवुम्बा को जानता हूं, एंड्रू ने कहा। घंटी फिर से बज गई और इस बार बॉबी कोने में खड़ा होकर तुवुम्बा का इंतजार करने लगा, जो पूरी तरह से निश्चय करके आया था। बॉबी ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे और तुवुम्बा ने उसके शरीर के ऊपर मुक्का चलाया। बॉबी रस्सी की तरफ पीछे लुढ़क गया।
तुवुम्बा पीछे मुड़ा और उसने विजयी मुद्रा में उद्घोषक की तरफ देखा, जो रेफरी की भूमिका में भी था, ताकि वह लड़ाई रोक दे। एंड्रू एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बॉबी का मुक्का तुवुम्बा के ऊपर ऐसा पड़ा कि वह उड़ गया और धमाके के साथ नीचे गिरा। जब वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था कि बॉबी उसकी तरफ तूफान की तरह बढ़ा। मुक्के सीधे पड़ रहे थे और तुवुम्बा का सिर आगे पीछे ऐसे हो रहा था जैसे वह पिंग पोंग की गेंद हो। उसकी नाक से खून बह निकला। उफ, रॉबिन, तुम इससे हार गए, एंड्रू बोल पड़ा। तुवुम्बा ने अपने चेहरे के आगे अपने हाथ रख लिए थे और जब बॉबी उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वह पीछे की तरफ हट रहा था। बॉबी के हाथ निशाना लगाते हुए आगे पीछे हो रहे थे। भीड़ जोश में थी। वह लड़की फिर से अपने पैरों पर थी। उसके नाम का पहला अक्षर जोर से बोलते हुए बू। उद्घोषक ने अपना सिर नीचे कर लिया और शोर मचाने वाले लोगों का समूह फिर नारे लगा रहा था, बॉबी आगे बढ़ो, बॉबी आगे बढ़ो। हो गया, सब खत्म हो गया, एंड्रू ने निराश होते हुए कहा। तुवुम्बा हारने वाला है? तुम पागल हो गए हो? तुवुम्बा उस हरामी को मार डालने वाला है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह आज उतना क्रूर न हो। हैरी ने ध्यान से देखने की कोशिश की कि क्या एंड्रू की आंखें सही थीं। तुवुम्बा रस्सी पर औंधा गिरा हुआ था। वह पूरी तरह से शांत दिख रहा था, जबकि बॉबी ने उसके अंडकोश पर निशाना लगाया। एक पल को हैरी को ऐसा लगा जैसे तुवुम्बा सोने जा रहा हो। सफेद कपड़ों वाली महिला ने मर्री के पीछे की रस्सी खिसकाई। बॉबी अपनी रणनीति बदलते हुए उसके सिर के ऊपर मारने लगा, लेकिन तुवुम्बा अपने शरीर को धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए हर वार से बचता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे फन फैलाया सांप हो। हैरी ने सोचा कि गेहूं सांप। बॉबी मुक्के मारते हुए तन गया। उसका सिर आधा बाईं तरफ मुड़ा हुआ था। उसके ऊपर जो भाव थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर उसकी आंखें घूमी, मुक्का चल गया और उसकी नाक के टूटने से खून का फव्वारा निकल रहा था। तुवुम्बा ने फिर से मारने के लिए उसके आगे झुकने का इंतजार किया। शामियाने में शांति छा गई और हैरी को टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। मुक्का दूसरी बार बॉबी की नाक से जा लगा था और जब वह महिला चिल्लाई तो उसके नाम को यही बाकी रह गया था, बी। खून और पसीने से भरा फव्वारा बॉबी के सिर से फूट पड़ा और रिंग के कोने में बिखर गया। उद्घोषक ने आगे बढ़कर जल्दी से लड़ाई के खत्म होने की घोषणा कर दी। शामियाने में पूरी तरह से शांति थी, सिवाय उस सफेद कपड़ों वाली महिला के चलने की आवाज के। वह शामियाने से बाहर मुख्य स्थान की तरफ भागी। सामने से उसके कपड़े पर छींटे पड़े हुए थे और उसके चेहरे पर हैरानी का वही भाव था जो बॉबी के चेहरे पर था। तुवुम्बा कोशिश कर रहा था कि बॉबी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन उसके दो सहायकों ने उसे दूर हटा दिया। थोड़ी बहुत तालियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वह भी शांत हो गई। सीटियों की आवाज बढ़ने लगी जब उद्घोषक ने आगे बढ़कर तुवुम्बा का हाथ हवा में लहरा दिया। एंड्रू ने अपनी गर्दन झुका ली। जरूर आज कुछ लोगों ने इस स्थानीय चैंपियन पर पैसे लगाए होंगे, उसने कहा। बेवकूफों, आगे बढ़ो, पैसे इकट्ठा करो और इस मरी के कामचोर से कुछ कहो। रॉबिन, तुम हरामी हो। तुमको जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए और मैं सच में कह रहा हूं। रॉबिन मर्री तुवुम्बा का चेहरा खिल उठा। उसने अपनी आंख पर बर्फ वाला तौलिया लगा रखा था। तुका, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुमने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है? तुवुम्बा ने मध्यम आवाज में कहा। एक आदमी जिसे सुनाने की आदत पड़ गई है, हैरी ने तत्काल सोचा। आवाज मधुर और शांत थी, उस आदमी की तरह नहीं जिसने अभी अपने से 2 गुने वजन के आदमी की नाक तोड़ दी थी। एंड्रू ने कहा, जुआ? मेरे दिनों में चिवर्स के लड़कों पर पैसे लगाना जुआ नहीं कहा जा सकता था।
लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ भी निश्चित नहीं रह गया है। ये कल्पना कि एक गोरा तुमको लड़ाई में बुलाए, ये सब कहाँ जाकर खत्म होने वाला है? हैरी ने अपना गला साफ किया। अरे हाँ रॉबिन, मेरे इस दोस्त को हेलो कहो। ये हैरी होली है। हैरी, ये क्वींसलैंड का सबसे बदमाश है, रॉबिन तुवुम्बा। उन्होंने हाथ मिलाए और हैरी को ऐसा लगा जैसे कि उसके हाथ किसी दरवाजे के बीच में फंस गए हों। उन दोनों में अभिवादन का आदान प्रदान हुआ और जवाब के साथ मुस्कान फैल गई। इससे बेहतर कभी नहीं, हैरी ने अपने हाथों को मलते हुए कहा। ये ऑस्ट्रेलियाई लोग जिस तरह से हाथ मिलाते हैं उससे मैं दबा जा रहा हूँ। एंड्रू के मुताबिक ये कहना मायने रखता था कितने अकल्पनीय तरीके से सब कुछ हो रहा था। सिर्फ ठीक हूँ कह देने से हो सकता है कि ये समझा जाता कि मिलने में गर्मजोशी नहीं है। तुवुम्बा ने एंड्रू को अपना अंगूठा दिखाया। बदमाशों की बात कर रहे हो? क्या तुका ने तुमको ये बताया कि वह कभी जिम चिवर्स के लिए मुक्केबाजी करता था? मुझे लगता है कि अभी भी कुछ बातें हैं तुका के बारे में जो मैं नहीं जानता। ये रहस्यमय इंसान है। रहस्यमय? तुवुम्बा हंसने लगा। ये रहस्यमयी भाषा बोलता है। तुका तुमको वह सब कुछ बता सकता है जो तुम जानना चाहते हो, बशर्ते तुमको ये पता हो कि तुमको पूछना क्या है। जाहिर है इसने कभी तुमको ये नहीं बताया है कि इसे चिवर्स की टीम से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इसे बहुत अधिक खतरनाक माना जाता था। बताया है इसने? तुम्हारे अंदर कितने नाक, ठुड्डियों की हड्डियां, जबड़े याद है तुका? हर कोई यही मानता था कि ये न्यू साउथ वेल्स में सबसे अच्छा प्रतिभाशाली मुक्केबाज है। लेकिन एक मुश्किल थी, इसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं था, कोई अनुशासन नहीं। आखिर में इसने एक रेफरी को इसलिए मार दिया क्योंकि इसे ऐसा लगा कि उसने लड़ाई बहुत जल्दी खत्म कर दी तुका के पक्ष में। इसलिए मैं इसे खून का प्यासा कहता हूँ। तुका को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। 3.5, बहुत शुक्रिया। एंड्रू मुस्कुराया। वह असली जांबाज था। मैंने तो रेफरी से उसको छुड़ाया था, लेकिन तुम मानोगे नहीं, इसने पटककर उसकी गर्दन तोड़ दी थी। तुवुम्बा और एंड्रू ताली बजा बजा कर हंसने लगे। तब रॉबिन पैदा भी नहीं हुआ था जब मैं मुक्केबाजी करता था। वह वही बात कह रहा है जो मैंने उससे कही थी, एंड्रू ने कहा। रॉबिन उस असुविधाजनक वर्ग के बच्चों के समूह में था जिनके साथ मैं समय मिलने पर काम किया करता था। हम मुक्केबाजी किया करते थे और बच्चों को आत्मनियंत्रण सिखाने के लिए मैं अपने बारे में आधी अधूरी कहानियां सुनाया करता था। डराकर रोकने वाला रॉबिन यहाँ इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन वह मेरी नकल करने लगा। तुवुम्बा गंभीर हो गया। हम आम तौर पर अच्छे बच्चे हैं हैरी। हमने उसे कुछ मुक्के चलाने दिए, तब हमने कुछ खतरनाक मुक्के चलाए जिससे कि वे यह देख सकें कि बॉस कौन है। समझ गए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, लेकिन ये आदमी मुक्केबाजी कर सकता है, ये किसी को गिरा सकता है। इस तरह के आदमी वो कर देते हैं जो उनसे करने के लिए कहा जाता है। दरवाजा खुला। तेरी ले लूंगा तुवुम्बा, पहले से ही हमारे पास मुश्किलें कम थी जो तुमने स्थानीय पुलिस अफसर के दामाद की नाक तोड़ दी। उद्घोषक गुस्से में था और उसने ये कहते हुए नीचे थूक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। एकदम पलटवार था, तुवुम्बा ने कहा, भूरे तरल पदार्थ का परीक्षण करते हुए। ये फिर नहीं होगा। उसने एंड्रू को आंख मारी। वे उठे। तुवुम्बा और एंड्रू एक दूसरे से गले मिले और चलते चलते दोनों ने ऐसी भाषा में बात की जिससे हैरी हैरान रह गया। हाथ मिलाने से बचने के लिए उसने तुवुम्बा के कंधे पर थाप मारी। तुम वहां किस भाषा में बातें कर रहे थे? हैरी ने कार में बैठते हुए पूछा। ओह, वह भाषा एक तरह से क्रियोल थी जिसमें अंग्रेजी के साथ कुछ आदिवासी भाषा के शब्द मिले हुए थे। देश भर में बहुत सारे आदिवासी इसी भाषा को बोलते हैं। वे मुक्केबाजी के बारे में जो सोचते हैं। हैरी ने जवाब देने में समय लिया। ये देखना मज़ेदार रहा कि तुमने कुछ डॉलर कमा लिए,
लेकिन अभी तक हम निम्बिन पहुंच चुके होते। अगर हम यहाँ आज नहीं आए होते तो आज शाम तुम सिडनी भी नहीं पहुंच पाते, एंड्रू ने कहा। तुमको उस तरह की औरतों से बस डेट करके भागना नहीं है। हम हो सकता है तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हो, भविष्य की तुम्हारी पत्नी और 2 छोटे होली की माँ के बारे में, हैरी। वे दोनों मुस्कुराए और वे पेड़ों और छोटे छोटे घरों को पार करते हुए गुजर रहे थे जबकि सूरज पूर्व की तरफ डूब रहा था। उनके सिडनी पहुंचने से पहले अंधेरा हो चुका था, लेकिन टीवी का बड़ा सा पद शहर के बीचों बीच रोशनी के खंभे की तरह राह दिखा रहा था। एंड्रू घाट के किनारे से गुजर रहा था जो ओपेरा हाउस से अधिक दूर नहीं था। कार की हेडलाइट के पास एक चमगादड़ तेजी से आ जा रहा था। एंड्रू ने सिगार जलाया और हैरी को कार में ही बने रहने का इशारा किया। चमगादड़ को आदिवासी प्रतीकों में मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, क्या तुमको ये पता है? हैरी नहीं जानता था। जरा ऐसे स्थान की कल्पना करो जहां लोग 40,000 सालों से अलग थलग रह रहे हों। दूसरे शब्दों में, उन्होंने न तो कभी यहूदी धर्म का अनुभव किया है, न ही ईसाई और इस्लाम का अनुभव किया है, क्योंकि समुद्र ने उनको सबसे नज़दीकी द्वीप से काट रखा है। इसलिए व्युत्पत्ति का उनका अपना इतिहास है, सपने के रूप में। पहला आदमी था बेरुकबूर्न। वह बेअमे से निकला था, जिससे सभी कुछ शुरू हुआ। वह सभी जीवित वस्तुओं को प्यार करता था और उनका ध्यान रखता था। दूसरे शब्दों में, बेअमेन एक अच्छा आदमी था। दोस्त उसे पिता आत्मा कहते। बेअमे के बाद बेरुकबूर्न और उसकी पत्नी को लोगों ने वहां बिठाया। उसने अपना निशान पास के एक पवित्र पेड़ पर छोड़ा जो मधुमक्खियों का बसेरा था। पूरे देश में तुम जहां चाहो वहां से वह खाना ले सकते हो जो मैंने तुमको दिया है, लेकिन ये मेरा पेड़ है। उसने 2 लोगों को चेतावनी दी। अगर तुम उस पेड़ का भोजन लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियां लग जाएंगी और वे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। इस तरह की बातें और बातें। बहरहाल एक दिन बेरुकबूर्न की पत्नी जंगल से लकड़ी चुन रही थी और वह 11 पेड़ के पास आई। पहले तो उसे इससे डर लगा, लेकिन वहां इतनी सारी लकड़ियां पड़ी देख वह जल्दी से वहां से भाग नहीं पाई। इसके अलावा बेअमे ने जंगल के बारे में कुछ नहीं कहा था। जब वह पेड़ के पास लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी तो उसे अपने सर के ऊपर हल्की सी आवाज सुनाई दी और उसने मधुमक्खियों के झुंड को देखा। उसने ये भी देखा कि शहद पेड़ के तने से नीचे गिर रहा था। उसने शहद पहले सिर्फ एक बार चखा था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा शहद था। सूरज की किरणें मीठे चमकदार शहद की बूंदों पर चमक रही थीं और आखिर में बेरुकबूर्न की पत्नी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई। वह पेड़ पर चढ़ गई। उस पल ठंडी हवा ऊपर से आई और काले पंखों वाली एक भयावह सी आकृति ने उसको ढक लिया। वह नाराहदर्ण चमगादड़ था जिसे बेअमे ने उस पवित्र पेड़ की रक्षा का काम सौंपा था। वह औरत जमीन पर गिर गई और दौड़कर अपनी गुफा में चली गई जहां वह छुप गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने इस दुनिया में मृत्यु की शुरुआत की, जिसका प्रतीक चमगादड़ नाराहदर्ण था, और बेरुकबूर्न के सभी वंशज उसका शिकार बने। 11 पेड़ ने उस त्रासदी के ऊपर खूब आंसू बहाए। वे आंसू तने से नीचे जाकर मजबूत हो गए और इसलिए आप पेड़ की छाल में लाल रबर पा सकते हैं। एंड्रू खुशी खुशी सिगार पी रहा था। ये एडम और ईव को झूठा कर दे, नहीं? हैरी ने सिर हिलाया और कहा कि इसके जैसी कई कहानियां हैं। शायद इंसान धरती पर जहां कहीं भी रहते हैं वे इसी तरह की कल्पनाओं को साझा करते हैं। ये हमारी प्रकृति में है, कहा जा सकता है। तमाम मतभेदों के बावजूद आज या कल हम इसी तरह के जवाबों के साथ सामने आते हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं, एंड्रू ने कहा। उसने धुएं के बीच से कहा, उम्मीद करते हैं। अध्याय 9। एक क्रोधित समुद्री जेलीफिश।
हैरी अपनी दूसरी कोक खत्म कर चुका था जब बरगिता 9:10 पर आई। उसने सफेद सूती कपड़े पहन रखे थे और अपने लाल बालों को समेटकर पीछे चोटी बना रखी थी। मुझे लग रहा था कि तुम नहीं आओगी, हैरी ने कहा। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन वह उस पल के बारे में सोचकर उदास हो रहा था जब वे मिलने को राजी हुए थे। सच में? उसने स्वीडिश भाषा में कहा। उसने हैरी को शरारती नजर से देखा। हैरी को लगा कि ये शाम शानदार होने वाली थी। उन्होंने पोर्क के साथ थाई ग्रीन करी का ऑर्डर दिया और काजू के साथ चिकन का, जिसे खास ऑस्ट्रेलियाई ढंग से बनाया गया था। मुझे कहना है कि घर से दूर एक स्वीडिश से मिलकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आपको नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में करीब 90,000 स्वीडिश हैं। क्या? ज्यादातर लोग यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के पहले आए थे, लेकिन काफी सारे युवा लोग 80 के दशक में यहाँ तब आए थे जब स्वीडन में बेरोजगारी बढ़ गई थी। और मैं सोच रहा था कि स्वीडिश लोग अपने मीटबॉल और मध्य गर्मियों के डांस को हेलसिंगर पहुंचने से पहले याद करते थे। तुम जिनकी बात कर रहे हो वे जरूर नॉर्वेजियन होंगे। तुम पागल हो। यहाँ मैं जिस नॉर्वेजियन से मिली वह कुछ दिनों बाद ही घर को याद करने लगे थे और 2 महीने बाद वे नॉर्वे लौट भी गए, ऊनी कार्डिगन के देश में वापस। लेकिन इंगर नहीं। बरगिता चुप हो गई। नहीं, इंगर नहीं। क्या तुमको पता है कि वह यहाँ क्यों रहती थी? शायद उसी कारण से जिस कारण से हम में से ज्यादातर लोग रहते हैं। आप छुट्टी पर जाते हैं और देश के माहौल के, सहज जीवन शैली के या किसी पुरुष के प्यार में पड़ जाते हैं। आप अपने परमिट को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं। स्कैंडिनेवियन लड़कियों को बार में काम मिलने में मुश्किल नहीं होती है और अचानक घर जाना बहुत मुश्किल लगने लगता है और यहाँ रहना इतना आसान। क्या ये बात तुम्हारे मामले में भी है? हाँ, कुल मिलाकर। वे कुछ देर खामोशी के साथ खाते रहे। करी गाढ़ी थी और स्वादिष्ट। इंगर के पिछले प्रेमी के बारे में तुमको क्या पता है? जैसा मैंने कहा था कि वह एक रात बार में आया था। वह उससे क्वींसलैंड में मिली थी, फ्रेजर द्वीप पर मेरे ख्याल से। वह उन हिप्पियों की तरह लगता था जो मुझे लगता था कि बहुत पहले ही समाप्त हो गए थे, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया में जीवित और अच्छी तरह से हैं। लंबी जटा वाले बाल, रंगीन झूलने वाले कपड़े, चप्पलें, जैसे कि वह वुडस्टॉक बीच पर घूम रहा हो। वुडस्टॉक का भीतरी इलाका न्यूयॉर्क। लेकिन वहाँ कोई झील नहीं थी जिसमें वे तैर सकें। मुझे लगता है कि ये बात याद है। हैरी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। वह खाने पर झुककर बैठी हुई थी, ध्यान लगाए। खाने की जूठन उसकी नाक के सामने जमा थी। वह सुंदर थी, ये हैरी की राय थी। आपको इस तरह की बातों की जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र बहुत कम है। वह हंसने लगी। और आपके बारे में क्या है? आप उस उम्र को पार कर चुके हैं। मैं? शायद कुछ दिन में मैं हो सकता हूँ। ये आपके काम के साथ आता है। आप कहीं अंदर से उम्र दराज होने लगते हैं, जल्दी से। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उतना नहीं निराश हुआ हूँ और न ही उतना थका हूँ कि मैं बीच बीच में खुद को जिंदा महसूस न करूँ। ओह बेचारा इंसान। हैरी को मुस्कुराना था। तुमको जो जी में आए तुम सोच सकती हो, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी मातृत्व भावना को प्रभावित कर सकूं। तो भी ये कोई बुरा इरादा नहीं है, ये ऐसा ही है। मेज के पास से वेटर गुजरा और हैरी ने मौके का फायदा उठाकर उसे पानी लाने के लिए कहा। हत्या के किसी मुकदमे को सुलझाते वक्त आप हर बार थोड़ा सा चोटिल हो जाते हैं। दुर्भाग्य से इसमें उदासी बहुत होती है। आपको लगने लगता है कि आप अगाथा क्रिस्टी का कोई उपन्यास पढ़ रहे हों। पहले मुझे लगता था कि मैं एक तरह से न्याय दिलाने वाला घोड़ा हूँ, लेकिन अब अक्सर मुझे ये लगता है कि मैं कचरा जमा करने वाला हूँ। कत्ल आमतौर पर दुखद होते हैं और ये अक्सर मुश्किल होता है कि इसके लिए 10 अच्छे कारण बताए जा सकें कि जो हुआ वह आखिर हुआ क्यों। इसलिए आमतौर पर आपको हताशा ही हाथ लगती है।
इस बात की हताशा कि वे अपने ही जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए थे, बजाय किसी और को अपने साथ घसीटने के। हो सकता है कि ये बात भावुकता लगे। माफ़ करना, मैं इतनी नकारात्मक नहीं दिखना चाहती थी। मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कह रहे हो, उसने कहा। सड़क की तरफ से सुहानी हवा का झोंका आया और उस मेज पर जो मोमबत्ती रखी हुई थी वह झिलमिलाने लगी। बरगिता ने हैरी को बताया कि किस तरह से उसने और उसके प्रेमी ने 4 साल पहले स्वीडन में अपने अपने सामान पैक किए और निकल पड़े। इस तरह से वे बस और रास्ते में लिफ्ट मांग मांग कर सिडनी से कैर्न्स पहुंच गए। साधारण होटलों में ठहरते हुए वहां रिसेप्शनिस्ट और रसोइये के रूप में काम करते हुए ग्रेट बैरियर रीफ में कछुओं और शार्क मछलियों के साथ साथ तैराकी भी की। उन्होंने उलुरू में ध्यान लगाया, एडिलेड से एलिस स्प्रिंग्स के बीच की ट्रेन न पकड़कर पैसे बचाए, मेलबर्न में भीड़ भरे एक संगीत कार्यक्रम में गए और सिडनी में एक होटल के लिए निकल पड़े। ये अजीब बात है कि कोई चीज़ जो इतनी अच्छी तरह होती है वह इतनी गलत हो जाती है। गलत? बरगिता झिझकी। शायद वह इस बात को सोच रही थी कि उसने इस लगभग सीधे नॉर्वेजियन को बहुत कुछ कह दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को कैसे समझाऊं। हम रास्ते में ही कुछ छोड़ आए जो वहाँ था और जिसे हमने नज़रअंदाज कर दिया। हमने एक दूसरे की तरफ देखना बंद कर दिया और फिर एक दूसरे को छूना भी। हम साथ साथ यात्रा करने वाले सहयात्री भर रह गए। कोई ऐसा जो आपके साथ रहे, क्योंकि डबल रूम सस्ते मिलते हैं और टेंट में 2 लोगों का रहना सुरक्षित होता है। नूजा में उसे एक अमीर आदमी की बेटी मिल गई, जर्मन थी। मैं सफ़र करती रही ताकि वह एकांत में आराम से प्यार करता रहे। मैं उसकी परवाह नहीं करती। जब वह सिडनी में आया तो मैंने उससे कह दिया कि मुझे एक अमेरिकी तैराक से प्यार हो गया था जिससे मैं तभी मिली थी। मुझे पता नहीं कि उसने मेरी बात के ऊपर विश्वास किया था या नहीं। शायद वह समझ गया कि मैं संकेत दे रही थी ताकि इन सब बातों को समाप्त किया जाए। हमने सिडनी के मोटेल रूम में इस बात के ऊपर बहस करनी शुरू की, लेकिन हम ज़्यादा वो भी नहीं कर पाए। इसलिए मैंने उससे ये कहा कि वह पहले स्वीडन जाए और मैं उसके पीछे पीछे आ जाऊंगी। लगता है उसका तुम्हारे दिमाग पर काफ़ी असर है। हम दोनों 6 साल तक साथ साथ थे। तुम इस बात के ऊपर यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि वह कैसा लगता था? मुझे ये भी ठीक से याद नहीं। मैं यकीन कर लूँगा। बरगिता ने लंबी आह भरी। मुझे नहीं लगता था कि ये इस तरह से होगा। मुझे यकीन था कि हम शादी करेंगे और हमारे बच्चे होंगे और हम मालमो के छोटे से उपनगर में रहेंगे जहां हमारा अपना एक बगीचा होगा, दरवाजे पर गाड़ी। और अब मुझे ये भी ठीक से याद नहीं आता है कि उसकी आवाज़ कैसी थी या उसके साथ सेक्स करने में कैसा लगता था, या उसने हैरी की तरफ देखा, या वह उस समय कितना विनम्र बना रहता था जब वाइन के 2 ग्लास पीने के बाद मैं उल जुलूल बकने लगती और वह मुझे चुप हो जाने के लिए कहता था। हैरी मुस्कुराया। बरगिता ने इस बात पर टिप्पणी नहीं की कि हैरी ने एक भी ग्लास वाइन नहीं पी थी। मैं विनम्र नहीं हूँ, मैं दिलचस्पी रखता हूँ, उसने कहा। ऐसे में तुमको अपने बारे में कुछ निजी बातें बतानी होंगी, सिवाय इसके कि तुम पुलिस वाले हो। बरगिता मेज पर झुक गई। हैरी ने खुद से कहा कि वह उसके कपड़ों की तरफ न देखे। उसे उसकी खुशबू महसूस हो गई थी और उसने उस खुशबू को अपने भीतर भरा। उसे खुद को धोखे में नहीं डालना चाहिए। कार्ल लिदरफर्द और क्रिश्चियन दियोर के वे चालाक हरामी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से एक गरीब इंसान को फंसाया जाए। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। अच्छा, हैरी ने शुरुआत की। मेरी एक बहन है, माँ की मौत हो चुकी है। मैं तेयान ओस्लो में एक फ्लैट में रहता हूँ जिससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। पीछे मेरे कोई संबंधों का सिलसिला नहीं रहा है
और एक ही हुआ है जिसके मेरे ऊपर निशान रहे हैं। सच में अब तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है? असल में नहीं, कुछ महिलाओं से मेरे निरर्थक किस्म के संबंध हैं जिनको मैं कभी कभी फ़ोन कर लिया करता हूँ अगर वे फ़ोन नहीं करती तो। बरगिता की भौहें तन गईं। कुछ गड़बड़ हुई क्या? मुझे पता नहीं कि मैं इस तरह के पुरुष को अपनाऊं या महिला को। इस मामले में मैं पुराने ख्यालों की हूँ। हालांकि मैं सभी कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, हैरी ने पेरियार के ग्लास को उठाते हुए कहा। और मैं नहीं कह सकती कि मुझे तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगी या नहीं, बरगिता ने अपने ग्लास को उठाते हुए कहा। तो तुम किसी पुरुष में क्या देखती हो? अपने हाथ ठुड्डी पर टिकाकर वह शून्य में देखते हुए इस सवाल का जवाब तलाश करती रही। मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैं इस बात के बारे में ज़्यादा जानती हूँ कि मुझे किसी आदमी में क्या नहीं पसंद है बजाय इसके कि क्या पसंद है। चिकनी चुपड़ी बातों के सिवा और क्या है जो तुमको पसंद नहीं है? वे पुरुष जो मुझे आजमाना चाहते हैं। क्या आपने काफ़ी कुछ झेला है? वह मुस्कुराई। मैं तुमको एक सलाह देना चाहती हूँ सुंदर पुरुष। अगर आप चाहते हैं कि कोई महिला आपसे प्रभावित हो तो आपको उसे ऐसा महसूस करवाना चाहिए कि वह बहुत खास है, उससे अलग तरह से बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा जो कि किसी से भी नहीं मिल सकता हो। वे पुरुष जो बार में लड़कियां पसंद करने की कोशिश करते हैं वे इस बात को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे उन्मुक्त इंसान के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। हैरी हंसने लगा। बहुत कम, मेरा मतलब है 2। मैंने कुछ कहा तो इसलिए ताकि ये कुछ अजीब लगे। ये 3 की तरह लगता है। एक जो कि अपने पूर्व प्रेमी के पास जा चुकी है, जैसा कि उसने मुझे तब कहा था जब मैं उससे आखिरी बार मिला था। उसने मुझे शुक्रिया कहा क्योंकि मैं इतना सहज था और हमारा संबंध इतना निरर्थक था मेरे ख्याल से। दूसरी एक औरत है जिसके साथ मेरा संबंध था और जो इस बात के ऊपर जोर दे रही है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके लिए इस बात को पक्का करूं कि उसका सेक्स जीवन थोड़ा बहुत बना रहे क्योंकि उसे मैंने ही छोड़ा था, तब तक जब तक कि हम दोनों में से किसी को कोई और न मिल जाए। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ पूरी तरह से रक्षात्मक क्यों हो रहा हूँ? मैं एक आम इंसान हूँ जो किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं किसी के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, तुम मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, इस बात से इनकार मत करो। हैरी ने इस बात का खंडन नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं इसमें कैसा हूँ? वह अपने वाइन का गिलास लेकर पीछे हटी और इस बारे में कुछ सोचने लगी। मेरे ख्याल से ठीक ठाक। नहीं, मैं B ग्रेड दूंगी। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे B- मिला हो। लगभग वही। बंदरगाह पर गहरा अंधेरा छा गया था। लगभग खाली थी वह जगह और एक बार फिर ताज़ा हवा चलने लगी। ओपेरा हाउस में सीढ़ियों पर काफ़ी मोटे दूल्हा दुल्हन फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे थे। वह उनको इधर उधर होने के लिए संकेत दे रहा था और नवविवाहित इस बात से चिढ़े हुए थे कि उनको अपने शरीर को इधर उधर हिलाना पड़ रहा था। आखिर में उनमें समझौता हो गया और ओपेरा हाउस के सामने वह फोटो सत्र थोड़ी हंसी और थोड़े से आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए समाप्त हुआ। खुशी से उछल पड़ने का उनके लिए यही मतलब होता हो, हैरी ने कहा। या शायद आप स्वीडिश भाषा में ऐसा ना कहते हो? हाँ, हम कहते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम स्वीडिश बोलने लगते हैं। बरगिता ने अपने बाल से पिन निकाली और ओपेरा हाउस के सामने बंदरगाह की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। हाँ हाँ, तुम कर सकते हो, उसने जैसे खुद से ही दोहराते हुए कहा। उसने अपनी नाक समुद्र की तरफ कर दी और बहती हवा में उसके लाल बाल पीछे उड़ने लगे। वह डंक मारने वाली जेलीफिश जैसी लग रही थी। उसे नहीं पता था कि कोई जेलीफिश भी
इतनी सुंदर हो सकती है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जो नेस्बो के जासूसी उपन्यास एक हसीना का कत्ल के पहले अंश के कुछ अध्याय। मैं जल्द ही पहले अंश के आखिरी 3 अध्याय लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।